हाय एवरीवन, रीनीट आने वाला है तो उसी प्रैक्टिस के लिए बायोलॉजी सेक्शन में अपन सॉल्व करेंगे 20 ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं इन केस पेपर लेंथी आता है तो ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन पॉज अगर ट्राई करो। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ क्राइटेरिया वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मोनेरा फ्रॉम प्रोटिस्टा एंड प्रोटिस्टा फ्रॉम फंजाई विद रिस्पेक्ट टू सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो वी नो मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, राइट। सारे ऑप्शंस को फटाफट देख लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मोनेरा यूकैरियोटिक नहीं होता, मोनेरा प्रोकैरियोटिक रहेगा। यूनिसेल्युलर होगा, कोलोनियल भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है, राइट। ओके, और प्रोटिस्टा क्या देखोगे तो यूकैरियोटिक होगा, प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक नहीं होता। ठीक है, प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक, राइट। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर भी होता है, मल्टी सेल्युलर नहीं होता, तो बी इज आल्सो इनकरेक्ट। प्रोटिस्टा आप जानते हैं ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, तो हेटेरोट्रॉफिक ओनली गलत हो जाएगा एंड योर करेक्ट आंसर शैल बी आंसर ए। मोनेरा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। एंड फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्युलर, हेटेरोट्रॉफिक और सैप्रोफिटिक भी हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। ब्रायोफाइट से रिलेटेड आपको जो है चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, सही स्टेटमेंट है। द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, ये सही स्टेटमेंट है। एंड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी सही स्टेट। ओनली 2 जो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। डाइकॉट स्टेम का जो है एक ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है, तो आपको डिफरेंशिएट करना है वास्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम फ्रॉम दैट ऑफ अ मोनोकॉट स्टेम। ओके, पहली बात तो डाइकॉट्स में ओपन होगा वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, तो क्लोज्ड वाला वैसे ही गलत। ओपन में कैम्बियम होगा इनमें, ठीक है, विदाउट कैम्बियम नहीं होता। बंडल शीथ जो है वो डाइकॉट्स में नहीं होती, मोनोकॉट में होती है, राइट। तो बंडल शीथ मोनोकॉट में जिसमें एब्सेंट हुआ ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। डाइकॉट में एंडा टाइप का जाइलम होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। क्वेश्चन 4 में लिखा है सेकेंडरी ग्रोथ जो है डाइकॉट रूट में होती है, उसमें वास्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, राइट। द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग correctly describes the origin of the complete ring of vascular cambium and the sequence of events that follow to produce the secondary xylem and phloem। तो यहाँ पर आपसे सीक्वेंस पूछा है क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो पोर्शन है, ठीक है, रूट का, वो सेकेंडरी टिश्यू बनाने में हेल्प करेगा बाय बीइंग मेरिस्टेमेटिक इटसेल्फ। ठीक है, तो जो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा वही जो आपका कंटिन्यू करेगा, है ना, इस प्रोसेस। तो वी नो कि पेरेन्काइमल जो सेल्स होते हैं जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में वो मेरिस्टेमेटिक बनते हैं, फिर उनसे कैम्बियम रिंग बनती है, ठीक है। फिर पेरिसाइकल सेल्स ऑपोजिट प्रोटोजाइलम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड उसके फिर कनेक्टिंग पोर्शंस जॉइन, तो एक कंप्लीट रिंग बनेगी। फिर सेकेंडरी जाइलम जो है इनवर्ड ग्रो करेगा, फ्लोएम जो है आउटवर्ड। मतलब कि मेन जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि पेरेन्काइमल सेल्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। पेरिसाइकल सेल नहीं होंगे, एंडोडर्मिस सेल नहीं, और प्रोकैम्बियम सेल जैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं डिस्कस की है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो पॉज करके। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज डिस्क्राइब्ड इन द एनसीईआरटी proposes a specific arrangement of lipid and protein। तो मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब कौन करता है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन को और इस प्रॉपर्टी की सिग्निफिकेंस। तो आप जानते हो कि फॉस्फोलिपिड आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, ठीक है, विद हाइड्रोफिलिक टेल्स फेसिंग इनवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक हेड्स आउटवर्ड, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, राइट। लिपिड की बाइलेयर हो, टेल अंदर की तरफ होगी और हेड्स बाहर की तरफ होंगे। प्रोटीन्स आर इंटरकेलेटेड एंड कैन मूव लैटरली, ठीक है, बीच बीच में जो इनमें प्रोटीन्स होंगे और ये प्रोटीन्स ऐसे लैटरल मूवमेंट शो करते हैं। दिस फ्लूइडिटी इनेबल्स मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड वेसिकल फॉर्मेशन। ये वाला जो पार्ट है ये आपको बाकी ऑप्शन में भी एनालाइज करना पड़ेगा कि इसकी सिग्निफिकेंस। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी भी ऐड कर दी बी में। फिर फॉस्फोलिपिड अरेंज इन मोनोलेयर, तो चलो नहीं है, प्रोटीन्स की कोई बाइलेयर नहीं है। तो अब ए और बी में ये चीज देखनी पड़ेगी आपको कि सेलेक्टिव परमिएबिलिटी भी रोल प्ले करती है नहीं। तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का भी जो है इसमें रोल होगा और बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। A student compares mitosis and meiosis in a flowering plant, ठीक है। तो meiosis 1 के अंदर क्रोमोसोमल नंबर इज हाफ्ड, क्रोमोसोम्स का नंबर ही आधा हो गया, है ना। तो which of the following correctly explain the event during prophase 1 of meiosis that are not observed in mitotic prophase along with their significance। तो as you know कि meiosis के अंदर prophase 1 जो है एक डिटेल्ड तरीके से होती है, ठीक है, 5 उसके स्टेप्स होते हैं। तो लेप्टोटीन में जो है क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट, ये ठीक है, लेकिन जाइगोटीन में लिखा है साइनेप्सिस ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो ए ऑप्शन इसीलिए गलत हुआ क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सिनेप्सिस करते, ठीक है। तो बी ऑप्शन में ठीक लिखा है
और सी में भी ठीक लिखा है। डी में सिस्टर क्रोमैटिड्स लिखा है, ये एक ही क्रोमोसोम के होते हैं, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आता है, तो इसीलिए डी भी नहीं होगा। अब आप जानते हो पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, कायस्माटा पर होती है, ठीक है। तो इसीलिए सारी फेजेस को एनालाइज करने के बाद और हर एक की सिग्निफिकेंस देखने के बाद आप कह सकते हो कि बी ऑप्शन में सारे करेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर आओगे तो बेसिकली आपको यहाँ पर C3 पाथवे के बारे में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो एज वी नो कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH लगते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन में ये दिए हुए हैं, इसलिए ए ऑप्शन जहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैं डायग्राम जूम करके दिखा देता हूँ ताकि जो लेबलिंग है वो क्लियरली दिखे। अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, डायग्राम की लेबलिंग को देखते हुए। तो उसे सॉल्व करने के लिए पहले देखते हैं कि एक एक लेबलिंग का मीनिंग क्या है। सो ए अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है आपका एपिग्लॉटिस होगा, है ना। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, फूड की एंट्री को फेरिंग्स के अंदर प्रिवेंट कर। बी जो है, जो देख रहा है ये क्या है, लैरिंग्स है, ठीक है। बी लैरिंग्स का पर्पस होता है वॉइस प्रोडक्शन के लिए, साउंड प्रोडक्शन में काम आएगा। सी को अगर आप देखोगे तो वो है प्लूरल फ्लूइड, ये दो मेम्ब्रेन के बीच में जा रहे हैं, है ना। और डी को देखोगे तो वो डी एग्जैक्टली एल्वियोलाई पर नहीं है, डी जो है आपका ब्रोंकियोल पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि ए जो एपिग्लॉटिस है वो साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर लिखा है। तो किसी को अगर ए में कंफ्यूजन है कि ए लैरिंग्स है या एपिग्लॉटिस है तो वो इक्वेशन गलत। बी जो है साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, ये ठीक है, लेकिन डी के लिए लिखा है जो कि ब्रोंकियोल्स है कि इट इज द साइट ऑफ एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज। तो एज यू नो गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ब्रोंकियोल एल्वियोलाई में होगा वो, तो है ना। ए इज द स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल, ये सही है, एपिग्लॉटिस का रोल यही होता है। और डी फॉर्म्स द कंडक्टिंग जोन, तो कंडक्टिंग जोन डी बनाएगा, ये भी ठीक है क्योंकि ब्रोंकियोल्स कंडक्ट ही करेंगे, ठीक है। और बी प्रिवेंट्स द एंट्री, ये भी गलत होगा, बी तो लैरिंग्स है। तो थर्ड ऑप्शन जहाँ पे यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन 10 में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की करेक्ट सीक्वेंस चूज करनी है। तो एज यू नो सबसे पहले क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम ट्रोपोनेंट पर बाइंड करेगा, फिर कन्फर्मेशनल चेंज होंगी जिससे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो है एक्टिन के ऊपर वो एक्सपोज होंगी, ठीक है। फिर मायोसिन हेड जो है वो बाइंड करेगा एक्टिन को, यानी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, जिसके बाद पावर स्ट्रोक यानी एटीपी से एनर्जी रिलीज होगी, जिससे एटीपी बाइंड करेगा मायोसिन को और क्रॉस ब्रिज जो है डिटैच करेगा, एटीपी हाइड्रोलाइज होगी और फिर मायोसिन जो है अगली साइकिल के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। ए जो आपका करेक्ट सीक्वेंस बताता है। और एटीपी में देखोगे तो वैसे भी गलत दिया हुआ है, डी में भी गलत दिया हुआ है ना। कैल्शियम की रिलीज साइट तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इतना आइडिया सबको ही होता है, ठीक है। सी ऑप्शन में भी बहुत गलतियां दे रखी है, तो अगर आपने इसको रीड किया तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 पर आओगे, क्वेश्चन 10 में नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन है एक्शन पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल की जो सीक्वेंस होती है वो कुछ इस तरह की होती है। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल यानी कि नर्व इम्पल्स स्टिमुलस के आने से आएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट पर एक्सॉन की। फिर एक्सॉन का मेम्ब्रेन जो है वो कैल्शियम के इन्फ्लक्स के लिए ओपन हो जाएगा, यानी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होगी। कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, जिससे कि आपका साइनेप्टिक वेसिकल्स है वो बर्स्ट होंगे। साइनेप्टिक वेसिकल्स के ओपन होने से बेसिकली इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, दैट इज एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन यूजुअली होता है और ये एक्साइटेटरी होता है नेचर में, एक्साइटेटरी नेचर होता है इसका। तो क्या करेगा, जाके साइनेप्स में जाएगा, वहां पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से साइनेप्स के अंदर डिफ्यूज होगा। फिर डिफ्यूज होने के बाद एसिटाइलकोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिससे क्या होगा, एक लोकल पोटेंशियल जनरेट होगा अगले न्यूरॉन में और वहां से फिर जो है उस लोकल पोटेंशियल से एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। ये एक बेसिक थ्योरी है, बेसिकली डीपोलराइजेशन, उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन और फिर रीपोलराइजेशन करके, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आप चूज करोगे तो वो होगा, पहले कैल्शियम चैनल ओपन होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन में जो है बिल्कुल सही सीक्वेंस फॉलो हो रही है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे तो क्वेश्चन 11 में लिखा है कि डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म एक यूनिक इवेंट है, तो इसके लिए आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो से लेकर इंक्लूडिंग द प्लॉइडी ऑफ ईच स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। सबसे पहले पोलन जो है जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पर, ठीक है। फिर पोलन ट्यूब ग्रो करेगी थ्रू स्टाइल, 2 मेल गैमेट रिलीज होंगी, एन होगी इनकी प्लॉइडी, एक एग से फ्यूज करेगा जो कि जाइगोट बनाएगा और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जिससे एंडोस्पर्म बने, ठीक है। तो ये तो ठीक लग रहा है। बी देखोगे तो स्टिग्मा पे पोलन जर्मिनेट होगा, पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, 2 रिलीज होंगे, 1 फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा और दूसरा एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। बाकी सी में तो गलत दे रखी है प्लॉइडी एंड डी में लिखा है बोथ मेल गैमीट फ्यूज विद एग सेल, ये भी गलत। तो ए और बी में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे 2n जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, अपन टेक्निकली जब लिखते हैं तो उसको पोलर न्यूक्लियाई
N+N लिखते हैं, ठीक है। एक ही सेल के अंदर सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होंगे, तो इसीलिए बी ऑप्शन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्वेश्चन है, हार्मोनल फीडबैक के ऊपर। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, अलग अलग फेजेस में। तो फॉलिकुलर फेज में FSH स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल ग्रोथ को, राइजिंग एस्ट्रोजन लेवल्स, नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH एंड पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH। LH सर्ज ऑफ मिड ऑफ द साइकिल पर होगी और ओव्यूलेशन होगा डे 14 के आस। कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा जो कि क्या सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को और एस्ट्रोजन को। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा, जिससे प्रोजेस्टेरॉन की कमी होगी और आपकी जो एंडोमेट्रियम की वॉल है फीमेल्स ने वो डिटेरियोरेट होकर मेंस्ट्रुएशन को कॉज करे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी देखोगे तो फॉलिकुलर फेज में लिखा है LH स्टिमुलेट्स फॉलिकल ग्रोथ, ये इनकरेक्ट। फॉलिकुलर फेज में लिखा है सी में FSH LH दोनों बढ़ेंगे तो फॉलिंग एस्ट्रोजन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। फिर लिखा है कॉर्पस एल्बिकन्स फॉर्म्स इमीडिएटली, तो ये सब गलत स्टेटमेंट है, कॉर्पस एल्बिकन्स बाद में बनता है, ठीक है। डी में लिखा है फॉलिकुलर फेज में प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट्स फॉलिकल ग्रोथ, ये भी इनकरेक्ट है, ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन 13 में लिखा है मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कि नॉर्मली जो है 9:3:1 होता है, किस केस में यहाँ पे दिया हुआ आपको लिंकिंग दी हुई है ना, लिंक्ड हो रखे हैं क्रोमोसोम, तो क्या डेविएशंस आ। क्वेश्चन में लिखा है कि क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं, तो जो भी है पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन होंगे, नए कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलने वाले। तो डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। ए भी गलत होगा क्योंकि ए में लिखा है पार्शियल क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जबकि क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं होगी, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 अगर आप देखोगे तो सिकल सेल एनीमिया पे है, इसमें लिखा है आपको करेक्ट स्टेटमेंट वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय अ पॉइंट म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट पोजीशन 6 ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, तो ये सही है। सेकंड, इट इज इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, ये भी सही स्टेटमेंट है। सी में लिखा है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल शो सिकल सेल ट्रेट एंड हैव सम रेजिस्टेंस टू मलेरिया, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगा। फोर्थ स्टेटमेंट लिखा है म्यूटेंट एलील कॉजेज अ चेंज इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन मेकिंग इट इनसॉल्युबल अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशंस एंड फॉर्मिंग फाइबर, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो सारे स्टेटमेंट सही, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आएगा, इसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम क्यूमाफेशियंस के ऊपर क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको यूज करते हैं प्लांट के वेक्टर के लिए, तो पूछा है मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब क्या करता है इसका मैकेनिज्म को और कैसे इसका यूज करते हैं बायोटेक। तो एग्रोबैक्टीरियम नेचुरली ट्रांसफर्स इट्स एंटायर TI प्लाज्मिड इनटू प्लांट सेल। In biotech, the VIR genes on the TI plasmid are replaced with gene of interest, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि TI plasmid की जो सारी जीन है वो इंटीग्रेट नहीं करती प्लांट के DNA में, ठीक है। ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि इंटीग्रेट हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि एंटायरली मॉडिफाइड जो है बिल्कुल 100% यहाँ पर इंटीग्रेट होगा, तो ये गलत हो जाएगा। बी में क्या लिखा है कि नेचुरली ट्रांसफर करेगा tDNA रीजन ऑफ इट्स TI plasmid। tDNA वाला जो फैक्टर है ये NCERT में मेंशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Where it integrates into the plant nuclear genome causing crown gall disease. In biotech, the tumor-inducing genes on the tDNA are removed and replaced with desired genes. तो B जो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ट्यूमर causing जो पार्ट है वो रिमूव कर दिया बेसिकली, उसके बाद इसे यूज करें एज अ वेक्टर, ठीक है। तो B में ये बात मेंशन की हुई है, इसलिए B ऑप्शन सही होगा। C में देखोगे तो इसमें ये लिखा है कि एंटायर क्रोमोसोमल DNA डाल देगा क्लोरोप्लास्ट में, तो ये भी गलत होगा। और D देखोगे तो उसमें लिखा है RNA ट्रांसफर कर देगा, ये भी गलत होगा। अपन tDNA ट्रांसफर का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, बायोगैस से कंपोजिशन पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबस्ट्रेट यूज्ड एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड। तो बायोगैस से 75% CO2, 25% CH4 मीथेन प्रोड्यूस बाय मिथेनोबैक्टीरियम एरोबिक बैक्टीरिया। तो एज यू नो कि एरोबिक बैक्टीरिया नहीं होता है मिथेनोबैक्टीरियम, तो ए जो इनकरेक्ट होगा। बायोगैस में आप देखोगे फिर नेक्स्ट है कि 50 to 70% मीथेन होगा, मीथेन सबसे ज्यादा होगा। CO2 H2 इस वाटर वेपर के होंगे प्रोड्यूस्ड बाय मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया सच एज मिथेनोबैक्टीरियम फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट अंडर स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशंस यूज्ड फॉर दिस एंड दिस, तो बी वाला ऑप्शन सही आएगा। 100% CH4 नहीं होती और इक्वल पार्ट्स ऑफ CH4 एंड H2 भी नहीं होता। कॉम्पोजिशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको देख लेना। तो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 पर आते हैं। इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी RE एंजाइम एंडोन्यूक्लियस आर मॉलिक्यूलर सीजर। तो EcoRI recognizes the palindromic sequence GAATTC and cuts it। तो पूछा है लीनियर DNA अगर है जिसमें 5000 बेस पेयर है with 3 EcoRI साइट, तो which one of the following correctly describe the number and sizes of the fragments produced? क्या सारे एंड टाइप ऑफ एंड्स जनरेटेड बाय EcoRI, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस है तो पैलिंड्रोमिक साइट्स पे कट करेगा, मिडिल में मतलब बेसिकली कॉर्नर्स पे कट नहीं होगा DNA। लीनियर DNA लिखा है तो लेट अस कंसीडर ये DNA है लीनियर, ठीक है। इस पे 3 साइट हैं EcoRI, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो एक कट यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, ठीक है। तो 4 फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। 3 कट से 4 फ्रेगमेंट्स बनेंगे जो कि ऑप्शन ए और बी में दे रखे। अब ए में लिखा है कि द एंजाइम कट्स बोथ द स्ट्रैंड एट द सेम पोजीशन बिटवीन G एंड A एंड लाइगेशन रिक्वायर्स नो एक्स्ट्रा एंजाइम। बी में लिखा है कि 5' प्रोट्रूडिंग स्टिकी एंड्स बनेंगे
EcoRI cuts between G and A and both the strand in a staggered manner, और स्टिकी एंड्स फैसिलिटेट करेंगे लाइगेशन। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज का जो एंजाइम है इसकी जरूरत पड़ती है। जो बी में स्टिकी एंड्स वाला पॉइंट लिखा है वो इस ऑप्शन को ज्यादा एक्यूरेट बनाता है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन 8 देखोगे रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन पर, तो पूछा है क्या करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। तो ह्यूमन इंसुलिन वर जीन जो थी डायरेक्टली इंसर्ट की गई इकोलाई में। इकोलाई में एक्टिव इंसुलिन बनाया गया विदाउट एनी प्रोसेसिंग। तो ये बात गलत है कि आप जानते हो प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है ना, सी पेप्टाइड हटाते हैं इसमें से। फिर बी में देखोगे तो ए एंड बी चेन प्रोड्यूस सेपरेटली एंड दे वर एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड इन विट्रो। ठीक है, फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए जाते थे और सी पेप्टाइड की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बना ही नहीं इसमें कभी, तो उसको रिमूव करने की जरूरत, तो कुछ ऐसा ही हुआ था। तो बी आंसर सही आएगा। सी में लिखा है कि एंटायर बनता था प्रो इंसुलिन, ऐसा नहीं होता। और डी में लिखा है कि रिटेन करते हैं, ऐसा भी नहीं होता, सी पेप्टाइड को हटाना होता है। अब क्या है कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में तो बनता ही नहीं है सी पेप्टाइड, तो इसीलिए बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे, इसमें लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स फॉलोज द 10% लॉ, लिंडमैन्स लॉ कहते हैं। तो इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम विद द फॉलोइंग स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास, ठीक है, वो दिया हुआ है ग्रास का 500, ग्रास हॉपर का 50, फ्रॉग का 5 और स्नेक का 0.5 और हॉक का 0.05। पूछा है कि इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताओ बायोमास के, और आइडेंटिफाई करो कि पिरामिड कैन एवर बी इन्वर्टेड इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आप ये बात जानते हो कि ग्रास से सबसे ज्यादा बायोमास है ग्रास को, और उसके बाद बायोमास जो है कम होता जा रहा है, यानी कि अपराइट बनेगा पिरामिड ऑफ बायोमास। ग्रासलैंड के अंदर क्या बनेगा, अपराइट। और आप जानते हो कि बायोमास का जो पिरामिड है वो वाटर में या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में इन्वर्टेड या स्पिंडल शेप बन सकता है। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, उनका बायोमास बहुत कम होता है, पर जू प्लैंक्टन का उनसे ज्यादा होता है। तो फाइटोप्लैंक्टन का तो कम है, पर जू प्लैंक्टन का ज्यादा है, फिर फिश का उनसे ज्यादा है। तो बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड बन सकता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो ऑलवेज अपराइट हुई जरूरी नहीं है, बायोमास एनर्जी का हमेशा होता है, पर बायोमास का नहीं होता। इन्वर्टेड और ग्रासलैंड है बिकॉज ग्रासलैंड के अंदर तो सीधा ही बन रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ए और बी में देखोगे तो डिक्रीजिंग बायोमास एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल, और लिखा है एक्वेटिक में भी हमेशा सीधा होगा, ये भी गलत होगा क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। तो बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे तो आपको यहाँ पर ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ है, उसके बेसिस पे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई द ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम एट n इक्वल्स टू k/2। तो पहले तो आप भी चूज कर लो कि ग्राफ का अंदर अलग अलग लेबलिंग जो होती है उनका रिप्रेजेंट क्या करती है। वो आर जो होती है कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती है, आर क्या होती है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, डेथ रेट नहीं होती और ग्रोथ रेट नहीं होती। तो बी ऑप्शन में जो है आर की सही वैल्यू दी है, और इसके साथ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि k/2 पर जो है जब आप n इक्वल्स टू k/2 पुट करोगे तो आपका जो मैथमेटिकली ग्राफ जो है उसका सिग्मोइड कर्व में हाईएस्ट पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपने सभी यूनिट से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जो लंबे क्वेश्चंस थे मैंने क्वेश्चंस को इस तरह से फ्रेम किया है कि भाई वो दिखने में बहुत हार्ड लगे, बट एक्चुअली जब आप उन्हें सॉल्व करने जाओगे तो बहुत से ऑप्शंस ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो नीड टू बी क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं कि क्वेश्चंस दिखते बड़े हैं, मुश्किल दिखते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम इजीली एलिमिनेशन के बेसिस पर रिमूव हो जाते हैं। और लैंग्वेज का भी रोल है, क्वेश्चंस की जो पैटर्न है, जो उनकी लैंग्वेज इस तरह से आती है कि वो आपको देख के अजीब लगते हैं, बट जब आप उनको थोरोली रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस आपने सही किए 20 में से, डू कमेंट। एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन और करेंगे, तो डू कमेंट कि आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए। ठीक है, सो यही था, इतना ही था वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।